कैसे हैं आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे CDP पेडागोजी सीटेट 2021 की पार्ट नंबर 5 है। इससे पहले हमने 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जाके चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ये पेडागोजी के टेस्ट सीरीज चल रही है, प्रैक्टिस सेट है, इसमें आप भाग लीजिए। उसके बाद फुल वीडियो देखने के बाद लास्ट में कमेंट कीजिएगा आपके कितने बेहतर हुए हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल स्कूल टीचर एकेडमी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दे, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दे, क्योंकि आपके दोस्त इस चीज़ से वंचित ना रहें। सीटेट, यूपी टेट, बीटेट, आप जो भी स्टेट टेट की तैयारी करें, जहाँ से भी है, हरियाणा हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, असम हो, आप जिस भी स्टेट से तैयारी कर रहे हैं वहाँ की उस स्टेट के नोट्स लेने के लिए 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सअप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। कंप्लीट नोट्स लेने के लिए इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करनी होगी, ठीक है। तो चलिए, आज का पहला है ज्ञान उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है, यह याद और अभिज्ञान क्षमताओं को विकसित करने के लिए हासिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है, यह संबंध, भेदभाव, उदाहरण और सामान्यीकरण को देखने की क्षमताओं को विकसित करके हासिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है, यह तर्क, परिकल्पना, अनुमान और पूर्वानुमान की क्षमताओं को विकसित करके हासिल किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर डी है, यह किसी व्यक्ति की उच्चतम आवश्यकताओं को पूरा करके और आंतरिक प्रेरणा को नियोजित करके हासिल किया जा सकता है। तो अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। ऑप्शन नंबर क्या होंगे आपके अनुसार। चलिए क्वेश्चन को डील करते हैं। क्वेश्चन कहता है, ज्ञान उद्देश्य क्या है। ज्ञान का क्या उद्देश्य है। कोई तो एम होगा, हम जो कोई भी एक्टिविटीज़ करते या कोई भी काम करते उसका एक उद्देश्य होता है। तो यहाँ पे ज्ञान का उद्देश्य क्या है, ये सवाल पूछा गया आपसे कि ज्ञान का क्या उद्देश्य है। तो याद और अभिज्ञान क्षमताओं को विकसित करने के लिए हासिल किया जा सकता है। आपके ऑप्शन ये हो सकते हैं। क्यों, मैंने आपको पहले मैं बता दूं कि पहले आप क्वेश्चन को आपके पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन को 2 ऑप्शन आपके तो टोटल नेगेटिव होंगे। सीटेट में कभी क्या करता है कि 2 ऑप्शन तो टोटल नेगेटिव होंगे, पर 2 ऑप्शन में लगभग सेम आंसर होते हैं। तो आपको 2 ऑप्शन तो नेगेटिव कर देने हैं पहले चूज़ करके। 2 ऑप्शन जो आपके पास बचते हैं उन दोनों ऑप्शन को आप अच्छी तरीके से उन दोनों में से बेस्ट कौन है इसको चुनना होगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि सबसे पहला क्वेश्चन तो क्या कहता है, ये हो सकते हैं, ये संबंध, भेदभाव, उदाहरण। यहाँ पे आता है भेदभाव ज्ञान कभी नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाते हैं आपके। तो ऑप्शन नंबर सी है, यह तर्क, परिकल्पना, अनुमान, पूर्वानुमान की क्षमताओं को विकसित करके हासिल किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपके सही हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी कहता है, यह किसी व्यक्ति की उच्चतम आवश्यकता को पूरा करके हासिल आंतरिक प्रेरणा नियोजित करके हासिल की जा सकती है। यहाँ पर यह डी आपको कहते हैं उच्चतम आवश्यकता को पूरा करके हासिल किया जाता है। क्या हम सिर्फ किसी भी ज्ञान को उच्चतम आवश्यकता हायर सिस्टम के द्वारा ही हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। हम नॉर्मल तरीके से भी ज्ञान को हासिल कर सकते हैं। प्रेरणा से ही सिर्फ हम ज्ञान हासिल नहीं करते, बल्कि कभी कभी हम प्रेरणा नहीं भी मिलती है किसी काम में तो भी हम अपने ज्ञान को हासिल कर पाते हैं, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपके तो गलत होंगे, ऑप्शन नंबर बी तो आपके गलत होंगे। ऑप्शन नंबर आपके पास बचता है ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ए। तो आपको सी और ए के बीच में जो बेहतर ऑप्शन होंगे वो आपको बेस्ट चुनना है, क्योंकि यहाँ पर सी टेट में होती है कि आप जो भी पेडागोजी करते हैं उसमें बेस्ट आपको चुनना है। बेस्ट अगर आपने चुन लिया तो आपके राइट आंसर राइट होंगे। सबसे ब्रॉड बड़ा अच्छा क्या होंगे सी टेट की एक टीचर की दृष्टि से, आपको सोचना है एक टीचर की दृष्टि से, ठीक है। तो यह याद और अभिज्ञान क्षमताओं को विकसित करना, यह याद करके अभिज्ञान क्षमताओं को विकसित करके हासिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ये तर्क, परिकल्पना, अनुमान, पूर्वानुमान। यहाँ पे दिया गया अनुमान और पूर्वानुमान, जिसका मतलब होता है आप किसी ज्ञान को सिर्फ अनुमान और पूर्वानुमान के आधार पर ही नहीं कर सकते। आपकी सिर्फ अनुमान उसे कहते हैं जो किसी चीज़ के लिए आप अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि कल कौन सा दिन, मतलब अगले महीने में कौन सी तारीख को कुछ होने वाली है, ऐसी एक अनुमान है। पूर्वानुमान जो आप पहले सोच चुके हैं, उसके बाद जो आप पहले कर गुजर चुके हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करना, ये पूर्वानुमान कहता है। तो इस हिसाब से ये मेरे ख्याल से ये सी ऑप्शन आपके गलत होंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि अभिज्ञान यह याद कर सकते हैं, अभिज्ञान क्षमताओं को विकसित करते हैं। यहाँ पे आपके
टैग वर्ड अब मैं आपको बताता हूँ। आप जब हमारी आप टैग वर्ड वाली वीडियो देखेंगे, टैग में क्या करना है क्या नहीं है, उसी के आधार पे आपको राइट आंसर लगा लेनी है, क्योंकि आपको बस कुछ वर्ड मिलेंगे ऑप्शन में और जहाँ से आप उसे देख के समझ के आंसर राइट कर सकते हैं। यहाँ पे अभिज्ञान क्षमताओं को विकसित करना है। ज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? हमारी क्षमताओं को क्या कर सकता है? याद भी करती है और हमारी क्षमताओं को विकसित करती है। यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है, आपके ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कितनी आसानी से हम क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, शिक्षक कक्षा में अंक गणित पढ़ा रहा है, यह छात्रों के दिमाग में बैठ जाने तक एक विशेष अवधारणा को दोहराना जारी रखता है। शिक्षक द्वारा कक्षा में अनुसरण किए जाने वाले दृष्टिकोण को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर बी है प्रासंगिक दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर सी है ड्रिल दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर डी है सार्थक दृष्टिकोण। तो अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए कि आपके अनुसार राइट आंसर क्या होंगे इस क्वेश्चन के। आप बेसिक सा नॉलेज अब एक्स्ट्रा थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो आराम से हो जाएगी। अब थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से सोच के आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज लगानी है। क्यों? कि टैग और ट्रिक के आधार पे ये इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं पहले। शिक्षक कक्षा में अंक गणित पढ़ा रहा। आप एक शिक्षक हैं, कक्षा में आपकी क्लास चल रही है, आप अंक गणित पढ़ा रहे हैं। यह छात्रों के दिमाग में बैठ जाने तक विशेष अवधारणा दोहराते हैं। तब तक आप उस चीज़ को दोहराते हैं जब तक कि छात्रों के दिमाग में ये विशेष अवधारणा बैठ नहीं जाती है। ये तब तक बैठ नहीं जाती, तब तक दोहराते हैं। शिक्षक द्वारा कक्षा में अनुसरण किए जाने वाले दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? सामाजिक। यहाँ पे सामाजिक बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप कक्षा में एजुकेशन शिक्षा दे रहे हैं, वहाँ पर आप सामाजिकरण नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप अंक गणित को दो ऐसी अंक गणित पढ़ा रहे हैं जिसके दिमाग में बैठ जाने तक एक अवधारणा दोहरा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। प्रासंगिक। प्रासंगिक तब हो सकती है जब किसी की हम लोग क्या कर सकते प्रशंसा करते, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर ड्रिल दृष्टिकोण, इसका आंसर क्यों होगा? क्योंकि आप उस स्टूडेंट को क्या कर रहे हैं, आप उस स्टूडेंट के दिमाग में उस चीज़ को बार बार रिपीट करके बिठा रहे हैं, तो उसे कहते हैं ड्रिल दृष्टिकोण। आपके राइट आंसर ड्रिल दृष्टिकोण होंगे। क्वेश्चन कहता है, सुमित यदि बी को डी और डी को बी लिखे पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? तो यहाँ पर सवाल है, सुमित एक लड़का है और अपनी कक्षा में बी को डी और डी को बी लिखे पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? ऑप्शन नंबर ए है हाइपरलेक्सिया, ऑप्शन नंबर बी है डिसलेक्सिया, ऑप्शन नंबर सी है डिसलेक्सिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है डिमेंशिया। तो इसका राइट आंसर जल्दी लगाइए। आपने अगर डिसेबिलिटी वाली वीडियो देखी होंगे तो आप इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर आराम से दे पाएंगे, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन जो होते हैं सी टेट में अक्सर पूछे जाते हैं। अक्सर क्या, हर साल 1 से 2 क्वेश्चन तो आपके आने के तय हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आप जो भी टेट की तैयारी कर रहे हैं अपने अपने राज्यों की, जो भी टीईटी के प्रिपरेशन कर रहे हैं जितने भी स्टूडेंट हैं, वो सभी इस तरीके से वीडियो इस तरीके से जो डिसलेक्सिया, अप्रेक्सिया, अफेजिया इस तरीके से जो आते हैं डिसेबिलिटीज़, उसको आराम से देख सकते, उसको पढ़ के आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कहता है यदि सुमित बी को डी और डी को बी लिखता है तो वहाँ पे लिखने की बात आती है। लिखने की बात आती है तो क्या लिखे और पढ़े, ठीक है। यहाँ पर लिखने की बात आएगी। जब मैंने कहा था ट्रिक में आपको, जब लिखने की बात आए तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, डिस्ग्राफिया। यहाँ पे पढ़ने की भी बात आती है, जब पढ़ने की बात आती है तो डिसलेक्सिया, याद रखना डिसलेक्सिया। यहाँ पे लॉ है डिसलेक्सिया, पढ़ने वाले की बात में लेक्सिया आ जाती है, ठीक है। तो कितने आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कादिर शिक्षक द्वारा दी गई समस्या को हमेशा हल करने के लिए तत्पर रहता है। अधिकांश समय वह समस्या का हल निकाल भी लेता है। कादिर एक गरीब पृष्ठभूमि के बालक हैं, इसके बावजूद भी उसके अंदर निम्न में से कौन सा अभिप्रेरक बल है? ऑप्शन नंबर ए है अनुमोदन अभिप्रेरक, ऑप्शन नंबर बी है सत्ता अभिप्रेरक, ऑप्शन नंबर सी है उपलब्धि अभिप्रेरक, ऑप्शन नंबर डी है संबंध अभिप्रेरक। तो अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए, कौन से हैं। आप आराम से क्वेश्चन को, अगर क्वेश्चन आपको जब समझ नहीं आती है तो आप क्वेश्चन को पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़िए, मतलब डील कीजिए क्वेश्चन को।
जब भी आप अगर क्वेश्चन को डील कर लेंगे तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाएंगे। चलिए अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए कमेंट में, जल्दी कीजिए। चलिए क्वेश्चन को डील करते हैं। कादिर शिक्षक द्वारा, कादिर एक स्टूडेंट है, आपके शिक्षक द्वारा दी हुई समस्या जो भी है उसको आप होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है, समस्या दे रहे हैं, जो भी आप उसे हल करने के लिए दे रहे हैं, कहीं तत्पर रहता है, मतलब कंटिन्यू रहता है, रेगुलर रहता है, इस मतलब वो उस तरीके से बड़े चाव से करता है, बड़ी मेहनत के साथ करता है, तो अधिकांश वह समय समस्या का हल करने में भी निकालता है। ज़्यादातर समय उसका जो होता है वो उस समस्या को, शिक्षक द्वारा दी गई समस्या को हल करने में लगाता है। कादिर एक गरीब पृष्ठभूमि से, कादिर क्या है, एक गरीब पृष्ठभूमि से है, मतलब उसके जो बैकग्राउंड होते हैं, उसके माँ बाप, उसके रहन सहन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मोड ऑफ लिविंग जिसे कहते हैं, उसकी गरीब पृष्ठभूमि से के बालक हैं। इसके बावजूद भी उसके अंदर कौन सी अभिप्रेरण बल है, वह गरीब पृष्ठभूमि से गरीब बालक है, फिर भी वह हमेशा अपने शिक्षक द्वारा दी गई समस्या को करने के लिए तत्पर रहता है, मतलब उसे बेहतर तरीके से करने की हमेशा कोशिश करता है और अधिकांश समय उसमें लगाता है। तो ये आपकी क्वेश्चन होगी। तो अनुमोदन हो गया, अनुमोदन तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अनुमोदन ऐसा नहीं है। सत्ता, यहाँ पे स्टूडेंट के नज़र में यहाँ पे कोई यहाँ वोटिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई भी इस तरीके ऐसी कोई चीज़ नहीं हो, लालच वाली चीज़ नहीं होती, ये सत्ता होगा। उपलब्धि, यहाँ पर कादिर उपलब्धि के बारे में सोच रहा है। कादिर किसके बारे में सोच रहा है, उपलब्धि अभिप्रेरक के बारे में सोच रहा है, संबंध भी नहीं होगा इस तरीके से। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, शिक्षण यह है कि जहाँ व्यक्तिगत मन समूह गतिविधियों से जानबूझकर या बिना जानबूझकर प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर बी है, शिक्षण पर्यावरण में वस्तुओं और व्यक्तियों द्वारा संशोधन और पुनर्निर्माण के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर सी है, सीखना शारीरिक और मानसिक दोनों विकास होती है। ऑप्शन नंबर डी है, सीखने से व्यक्तित्व जीवन में सभी परिस्थितियों में पर्याप्त रूप से अनुकूलन करने की क्षमता प्राप्त करने की ओर जाता है। तो अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए कि क्या इसका राइट आंसर होता है। शिक्षण का क्या अर्थ है? आप जो रोज रेगुलर जो काम कर रहे हैं उसी के आधार पे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जल्दी कमेंट करके बताइए आपके राइट आंसर कौन से हैं। चलिए यहाँ पर हम देखेंगे शिक्षण का क्या अर्थ है। जो काम आप रेगुलर करते हैं, जो आप रेगुलर अब एज ए स्टूडेंट हैं तो आपको रेगुलर पढ़ना होता है, तो अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो शिक्षण का क्या अर्थ है, इसका मतलब पूछा है। शिक्षण का अर्थ क्या है? शिक्षण यह है कि व्यक्तिगत समूह गतिविधियों के जानबूझकर बिना जानबूझकर प्रभावित होती है। शिक्षण प्रभावित होती है, यहाँ प्रभावित के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं की गई है। यहाँ पर बात आती है समूह या गतिविधि के बारे में। ऐसा नहीं शिक्षण सिर्फ समूह में होती है। शिक्षण अकेले और शांत रूप से भी हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए सीधे गलत है। शिक्षण पर्यावरण में वस्तुओं और व्यक्तियों द्वारा संशोधन और पुनर्निर्माण का माध्यम है। शिक्षण जो है पर्यावरण में हमारे जो एटमॉस्फेयर होते हैं, वातावरण होते हैं, पर्यावरण जहाँ हम लोग रहते हैं, वस्तुओं का व्यक्तियों द्वारा संशोधन और पुनर्निर्माण है। ये हो सकते हैं, लेकिन ये कैसे हो सकते हैं, ये भी एक सवाल है कि होंगे तो क्यों होंगे। शिक्षण क्या है? पर्यावरण और वस्तुओं के बीच में पुनर्निर्माण का काम करता है। पुनर्निर्माण का काम नहीं करता है एजुकेशन, बिल्कुल भी नहीं करता। ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। सीखना शारीरिक और मानसिक दोनों विकास होती है। सीखना क्या है? शारीरिक और मानसिक विकास दोनों होती है। यहाँ पे शिक्षण क्या होता है? शिक्षण में शारीरिक और मानसिक दोनों विकास होती है। यहाँ पे मानसिक का शिक्षण में मानसिक विकास हो सकती है। शारीरिक विकास किस आधार पर होगी? ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी हो सकते थे। यहाँ पे सवाल ऑप्शन नंबर बी हो सकते थे पर है नहीं, अभी तक क्लियर नहीं हुई। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। सीखने से व्यक्तित्व जीवन के सभी परिस्थितियों में पर्याप्त समूह के अनुकूलित करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कैसे? सीखने के व्यक्तित्व के जीवन में जो हम शिक्षा क्यों हासिल करते हैं, एजुकेशन क्यों हासिल करते हैं? इसलिए हासिल करते हैं कि हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियाँ आती है उसके पर्यावरण के अनुरूप जैसे हम लोग कोई व्यक्ति
ठंडी इलाके में रहना चाहता है तो वो ठंडी इलाके में एजुकेशन और के माध्यम से उस इलाके में अपने लिए बेहतर पर्याप्त साधन ढूंढ सकते हैं। अगर किसी बच्चे को कहीं दूसरी जगह पढ़ने के लिए भेज दिया जाए तो वहाँ पर वो अपनी आसानी से एजुकेशन के माध्यम से उस तरीके से अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके वो एजुकेशन हासिल कर सकते थे। पर्यावरण के अनुकूल करने की क्षमता प्राप्त करने की ओर जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक कौशल को विकसित करने के लिए कॉलिंस द्वारा निम्नलिखित में से किन रणनीतियों को प्रस्तावित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है मॉडलिंग, कोचिंग, स्कैफोल्डिंग। ऑप्शन नंबर बी है मॉडलिंग, स्कैफोल्डिंग, अभिव्यक्ति। ऑप्शन नंबर सी है अभिव्यक्ति, प्रतिबिंब, अन्वेषण। इसका राइट आंसर जल्दी लगाइए। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। शिक्षार्थियों द्वारा संज्ञानात्मक कौशल को विकसित करने के लिए, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, स्किल डेवलपमेंट को विकसित करने के लिए कॉलिंस द्वारा निम्नलिखित में से, कॉलिंस एक महाशय है, उसके द्वारा दी गई क्या रणनीतियाँ हैं। ऑप्शन नंबर ए उसके मैंने लेक्चर वीडियो में पढ़ाया है मॉडलिंग, कोचिंग, स्कैफोल्डिंग। ये तो आपकी ऑप्शन नंबर ए मिले। मॉडलिंग, स्कैफोल्डिंग नहीं होंगे, अभिव्यक्ति यहाँ पे नहीं है, ठीक है। मॉडलिंग, स्कैफोल्डिंग नहीं होंगे, अब होंगे, पर अभिव्यक्ति यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होंगे। ये क्वेश्चन आपके गलत है। अभिव्यक्ति, प्रतिबिंब, अन्वेषण, ये भी आपके सही है। तो इसका मतलब ए और बी आपके सही है। तो इस हिसाब से आपके डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सड़क के बच्चे के लिए बाल गृह घर प्रायोजित शिक्षा, गरीब विद्यार्थियों के लिए शिक्षा सामग्री का वितरण, शिक्षा प्रायोजक स्कूल और ट्यूशन फीस और अनाथालय डैश द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रम हैं। ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए है CW, ऑप्शन नंबर डी है DCW, ऑप्शन नंबर सी है CWC, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर जल्दी लगाइए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होता है। सड़क के बच्चों के लिए, जो भी बच्चे सड़क पर होते हैं, मतलब जो बच्चे अनाथ टाइप के होते हैं, उनकी शिक्षा बेहतर नहीं हो पाती है, उनको रहने सहने के लिए कोई बेहतर जगह नहीं मिलती है, तो उसके लिए ये सवाल पूछा गया है। सड़क के बच्चे के लिए बाल गृह, मतलब बच्चों के रहने वाले जो घर होते हैं उसको क्या कहते हैं, बाल गृह कहते हैं, ठीक है। बाल गृह प्रायोजित गरीब शिक्षार्थियों के लिए शिक्षा सामग्री, जो गरीब स्टूडेंट होते हैं उसके लिए शिक्षा सामग्री का वितरण, शिक्षा प्रायोजक स्कूल, ट्यूशन फीस तथा अनाथालय की जो फीस देती है उस संस्था को क्या कहते हैं। उस संस्था को कहते हैं CWC। इसका फुल फॉर्म क्या है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़। इसका फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिए, चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं CTET या फिर टेट में, तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नैतिक विकास को समझने में एक महत्वपूर्ण अवधारणा समावेशन है। ऑप्शन नंबर ए है कोहलबर्ग, ऑप्शन नंबर बी है सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन नंबर सी है मार्टिन हॉफमैन, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। नैतिक विकास को समझने के लिए यहाँ पे नैतिक की बात आती है। मैंने पहले भी आपको लेक्चर वीडियो में कहा, CDB की जो हमने बाल विकास की जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, बाल विकास की जो लेक्चर वीडियो हमारी चल रही थी, जहाँ पर भी नैतिक की बात है, नैतिक कोहलबर्ग साहब हैं। नैतिक क्या, कोहलबर्ग साहब में क्या है, नैतिकता है। बस इतना ही आपको 2-4 बार समझना होगा। कोहलबर्ग साहब में क्या है, नैतिकता। जहाँ भी नैतिक की बात आए वहाँ कोहलबर्ग साहब पहुँच जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल तरीके से क्वेश्चन समझेंगे। एक अध्यापक होकर यदि विद्यार्थी आपके वर्ग में उपस्थित नहीं रहते हैं तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर ए वर्ग में अनुपस्थिति रहने के लिए उनको दंड देंगे, ऑप्शन नंबर बी है
विद्यार्थियों के वर्तमान व्यवहार पर शांति से विचार करेंगे, ऑप्शन नंबर सी है। सिखाने की कोई रुचिकर पद्धति पर जोर देंगे, ऑप्शन नंबर डी है। कारणों को समझने का प्रयत्न करेंगे और उनको दूर करने का प्रयत्न करेंगे। जो चाहिए इसका राइट आंसर जल्दी लगाइए। चलिए देखते हैं। एक अध्यापक होकर आप एक एज ए टीचर है, मैंने पहले भी कहा जब भी आप पेडागोजी सॉल्व करते हो आप अपने आप को खुद को एक टीचर समझें। यदि विद्यार्थी आपके वर्ग में उपस्थित नहीं रहते हैं, आपके क्लास में कोई विद्यार्थी है प्रॉपर वो उपस्थित नहीं रहते, प्रेजेंट नहीं रहते वहाँ पर, तो आप क्या करेंगे? वर्ग में अनुपस्थित रहने के लिए उनको दंड देंगे। आप किसी बच्चे को कभी भी दंड नहीं दे सकते। आप अपने दिमाग में और जहन में ये बात ग्रहण कर लीजिए, हटा लीजिए कि ये बात आप बच्चे को कभी भी दंड नहीं दे सकते, क्योंकि दंड देना हमारे कानून के खिलाफ है। हम इतनी मेहनत से एजुकेशन हासिल करते हैं, इतनी मेहनत से दिन रात एक करके शिक्षा हासिल करते हैं, उसके बाद हमें जॉब लेने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं आपको बेहतर पता होगा। आप बहुत सारे अभी पापड़ बेल रहे हैं, सॉरी इसके ऐसी मजाक करने के लिए, फिर भी आप इतने पापड़ बेल रहे हैं, उसके बाद आपको अगर जॉब लगती है तो आप बच्चे को ऐसी कोई एक्टिविटीज़ अपने क्लास के दौरान या नहीं कीजिए कि आपके जॉब को छोड़ने पड़े, आप जॉब को छोड़ दें। तो बच्चे को कभी दंड नहीं दीजिए। पहला काम आप अपने ध्यान में रखिए, उसे डांटना नहीं है, ना ही दंड देना है, ना ही उसे पुरस्कृत कर सकते हैं, दंड नहीं दे सकते हैं। विद्यार्थियों के वर्तमान व्यवहार, चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। विद्यार्थियों के वर्तमान व्यवहार पर शांति से विचार करेंगे। हाँ, ये हो सकता है विद्यार्थी जो अभी व्यवहार चल रहे हैं उसके व्यवहार, उसके मन में क्या है, क्योंकि हमारे जो बाल विकास का पढ़ने का मतलब ये है विद्यार्थी के मन की बातों को समझना तथा तब उसके बारे में उसको शिक्षा देना। तो ये हो सकते हैं। चलिए पूरा सबसे पहले हम क्या करते हैं, पूरा ऑब्जेक्टिव देखते हैं, उसके बाद हम कोई सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। सिखाने की कोई रुचिकर पद्धति पर सोचेंगे। यहाँ पर बात आती है सिखाने की बात यहाँ पर कहीं नहीं गई है। यहाँ पर बात की गई है अनुपस्थिति के, बच्चे अपसेंट रहते हैं, आपको प्रेजेंट रखने के लिए क्या करना होगा। ऑप्शन नंबर सी आपके गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपके देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी है कारणों को समझने का प्रयत्न करेंगे और दूर करने का प्रयत्न करेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको जो बी दिया हुआ था, बी और डी में सिमिलरिटी कुछ हैं। विद्यार्थियों को वर्तमान व्यवहार को शांति से विचार करेंगे, ये हो सकते हैं, व्यवहार पर शांति से विचार कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट क्या है, बेस्ट आपके हैं विद्यार्थी कारणों को समझेंगे। यहाँ पर व्यवहार को समझना है तो कारण को भी समझना है। प्रयत्न करेंगे, ये भी वहाँ पर कह रहा है तो यहाँ पर भी ये कह रहा है, और उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक प्लस पॉइंट वाली बात है ऑप्शन नंबर डी में। मैंने पहले कहा कि आपके पास कितने ऑप्शन होंगे, चार में से आपके 2 ऑप्शन तो टोटल नेगेटिव होंगे, मतलब 2 ऑप्शन, मतलब जहाँ पे हमने ए और सी गलत है, तो आपके 2 ऑप्शन जो होंगे वो इक्वल टाइप के होंगे। 2 ऑप्शन में से आपको बेस्ट चुनना है। यहाँ पे बेस्ट कैसे बेस्ट चुनना, तभी आपके लिए बेहतर होंगे। तो यहाँ पर है विद्यार्थियों की वर्तमान व्यवहार पर शांति से विचार कर सकते हैं, ये ठीक है। यहाँ कहता है कारणों को समझने का प्रयत्न करने, ये दोनों एक ही पहलू हैं। कारणों को आप समझ लेंगे और उनको दूर करने का प्रयत्न कर लेंगे। यहाँ पर एक बेस्ट ऑप्शन, एक चीज़ और जोड़ दी गई, उनको दूर करने का आप प्रयत्न करेंगे। तो विद्यार्थियों के व्यवहार को समझेंगे, उसके परेशानियों को समझना है। अब एक एज ए टीचर के साथ साथ एज ए हेल्पर भी, ठीक है, एज ए हेल्पर भी आप स्कूल में जाते हैं, विद्यार्थी की संपूर्ण जानकारी आप एकत्रित करते हैं बाल मनोविज्ञान पढ़ने का। यही हमारा तात्पर्य था। क्वेश्चन आते भी हैं कि बाल मनोविज्ञान हम किस लिए पढ़ते हैं, हमें क्यों ज़रूरी होती है। बाल मनोविज्ञान इसलिए ज़रूरी होती है कि हम विद्यार्थी की संपूर्ण हालात, उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में जानते हैं, तब उस पर विचार करते हैं, फिर उसको शिक्षा प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर प्रयत्न समझने की प्रयत्न करेंगे और उनको जो भी उनके साथ कठिनाइयाँ होती है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आप जितने भी क्वेश्चन करते हैं आप कमेंट में बताइए कि आपको 10 में से कितने आंसर राइट किए हैं। ये इस चीज़ को देखने के लिए हम लोग ज़्यादा तत्पर रहते हैं, कोशिश करते हैं ज़्यादा, हमें बहुत लंबी इंतज़ार रहती है कि हमारे जो विद्यार्थी हम जिसे पढ़ा रहे हैं क्या उसे हमारी लैंग्वेज समझ आती है, क्या उसे हमारे तरीके समझ आते हैं, हम उसमें क्या सुधार कर सकते हैं। आपकी विचार हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो बेहतर भी हो सके और सही भी हो सके। ये दोनों चीज़ हमारे लिए बेहतर है।
क्यों? कि आप अगर 10 क्वेश्चन करते हैं, तो आप अगर 9 क्वेश्चन करते हैं तो मेरे ख्याल से ये बेहतर हो सकते हैं। अगर 8 करते हैं तो भी हम मानेंगे कि हाँ, आप एक अच्छे तरीके से स्टडी मतलब कर रहे हैं। अगर आप वहाँ से 5 करते हैं या 4 करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये तरीके या तो मेरे तरीके गलत है, या तो मैं उस तरीके से आपको पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि आपको कमेंट करनी चाहिए और अपना राइट आंसर देनी चाहिए। इस तरीके से वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना कभी मत भूलिए। इसके बाद हमारी जो क्लास आएगी, ईवीएस की क्लास आएगी, ठीक है। ईवीएस की क्लास आती है, उसके बाद हिंदी की भी क्लास इसके बाद आएगी, आपके हिंदी की क्लास आती है। मैथ, जो भी स्टूडेंट मैथ से डरते हैं, खासतौर पर बच्चे जो मैथ से भागते हैं, मैथ में कितने नंबर होते हैं आपके? 15 नंबर नोमरिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं। वो 15 में से मैं आपको 15 दिलाने की कोशिश करूँ, क्योंकि हमारे चैनल पे टेस्ट सीरीज़ डेली चलती है। मैथ की टेस्ट सीरीज़ डेली चलती है, और इसमें 15 में से 15 आपको हो जाएंगे, क्योंकि बेस्ट और सिंपल और सरल तरीके से हम करते हैं, ठीक है। मैथ की जो भी नॉमरिकल क्वेश्चन होते हैं, थ्योरेटिकल तो पेडागोजी तो होती है, नॉमरिकल जो क्वेश्चन होते हैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा दी गई हैं, और एक दो और भी क्वेश्चन वाइज चैप्टर चालू भी हैं, और चैप्टर वाइज क्वेश्चन चालू भी हैं, और टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है। आप टेस्ट सीरीज़ में कंटिन्यू लगातार भाग लीजिए, आपको मैथ से डर नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको मैथ से कभी भी डर नहीं लगेगा। आप चाहे टेट की दे रहे हो या सीटेट की दे रहे हो, आपने बिहार से हो, झारखंड से हो, उत्तर प्रदेश से हो, अब हरियाणा से हो, जिस भी राज्य से हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।